पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आरंभ में वह अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता तथा उनसे संपर्क करना चाहता था। इसके लिए आदि मानव को भाषा की आवश्यकता पड़ी। वह जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं आदि स्थानों में रहता था। वह मुंह से कुछ ध्वनियां निकालने की चेष्टा करता था। जब वह एक स्थान पर रहने लगा तो बातचीत की आवश्यकता हुई। वह हाथ के इशारों से अपनी बात दूसरों को बतलाने लगा। यह भाषा सांकेतिक भाषा थी। आज भी मूक बधिर व्यक्ति व यातायात पुलिस कर्मी भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, कुछ ध्वनियों को मिलाकर शब्दों का और फिर वाक्यों का निर्माण हुआ। इस तरह भाषा का जन्म हुआ। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा सब लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान बोलकर या लिखकर किया जाता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। आरंभ में मनुष्य इसी भाषा का प्रयोग करता था। मौखिक भाषा के उदाहरण: बातचीत, भाषण देना, पढ़ाना, कविता पाठ करना, सुनना आदि। लिखित भाषा जब भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद आरंभ हुआ। लिखित भाषा के उदाहरण: पत्र, तार, टेलीग्राम, साहित्य रचना, समाचार पत्र द्वारा प्रेषण लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का लिखित रूप हमारे विचार दीर्घ काल तक सुरक्षित रख सकता है। संसार की भाषाएं। संसार में कई भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अरबी, उर्दू, जर्मनी, रूसी, जापानी, फ्रेंच आदि। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। आरंभ में मनुष्य इसी भाषा का प्रयोग करता था। मौखिक भाषा के उदाहरण: बातचीत, भाषण देना, पढ़ाना, कविता पाठ करना, सुनना आदि। लिखित भाषा जब भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद आरंभ हुआ। लिखित भाषा के उदाहरण: पत्र, तार, टेलीग्राम, साहित्य रचना, समाचार पत्र द्वारा प्रेषण लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का लिखित रूप हमारे विचार दीर्घ काल तक सुरक्षित रख सकता है। संस्कृत हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है। हिंदुओं के अनेक धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। भाषाएं हैं हिंदी, तेलुगु, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत, बांग्ला, नेपाली, कश्मीरी, तमिल, संथाली, डोगरी, पंजाबी, मलयालम, उर्दू, असमिया, बोडो। राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा भारत के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी सरल एवं वैज्ञानिक भाषा है। देश के अधिकांश लोग इस भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। बोली।
भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। बोली का कोई लिखित रूप भी उपलब्ध नहीं होता। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित करता है, भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है तथा भाषा की अशुद्धियों को दूर कर उसे मार्जित करता है। मानक भाषा। भाषा के एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ी। शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। साहित्य। ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। इसकी अभिव्यक्ति के दो मूल रूप हैं, गद्य तथा पद्य। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हम इन्हें अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संस्कृत हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है। हिंदुओं के अनेक धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। भाषाएं हैं हिंदी, तेलुगु, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मैथिली, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत, बांग्ला, नेपाली, कश्मीरी, तमिल, संथाली, डोगरी, पंजाबी, मलयालम, उर्दू, असमिया, बोडो। अब आपने जाना भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप को ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। मानक भाषा द्वारा एक रूपता बनी रहती है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। आओ अभ्यास करें। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। रिक्त स्थान भरिए। सही विकल्प पर सही लगाइए। भाषा और लिपियों के जोड़े मिलाइए। चित्र देखकर सही उत्तर पर सही लगाइए। पाठ 2 वर्ण विचार। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को भाषा का रूप दिया गया है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों को कैसे लिखना है, इसे लिपि कहा जाता है। हर वर्ण का एक निर्धारित चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके खंड नहीं हो सकते। भाषा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को जोड़कर शब्दों की रचना होती है, जैसे क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, कमल। ग जमा आ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ, गागर। हर भाषा का वर्ण, रूप, उच्चारण और संख्या भिन्न होते हैं। वर्णमाला। वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर, व्यंजन। स्वर वह वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों को उच्चारित करते समय
हवा मुंह से बिना कहीं से टकराए निकलती है। स्वर संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अन्य, अंग, आहा। व्यंजन। अगर वर्णों को उच्चारित करते समय स्वरों की सहायता ली जाए तो उन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों को उच्चारित करते समय हवा बिना रुके बाहर नहीं निकल सकती। व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अय्या, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन। स्वर के भेद। स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में न्यूनतम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, प्लुप्त स्वर। संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ स्वरों का प्रयोग प्लुप्त स्वर के रूप में होता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है, लिखते समय उसी के आगे यह लिख दिया जाता है, जैसे हे राम, ओम। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद माने गए हैं। स्पर्श व्यंजन। इनके 5 वर्ण हैं। हर वर्ण में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ण का नाम वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर रखा जाता है। क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग। च, छ, ज, झ, अय्या। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। इन्हें बोलते समय जिह्वा का मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं होता है। ये 4 तरह के होते हैं। य, र, ल, व। व्यंजनों को उच्चारित करते समय हवा बिना रुके बाहर नहीं निकल सकती। व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, अय्या। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अगर व्यंजन के उच्चारण में मुंह से घर्षण करती हुई गर्म हवा निकले तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यह भी 4 तरह के होते हैं। श, श, स और ह।
संयुक्त व्यंजन। यदि दो या दो से अधिक व्यंजन एक दूसरे से जुड़कर नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। उदाहरण: त जमा र, जमा अ, त्र त्रिभुवन, त्रिफला। क जमा श, जमा अ, क्ष कक्षा, रक्षा। श जमा र, जमा अ, श्र श्रमिक, श्रेय। ज जमा अय्या, जमा अ, जमा ज्ञ, ज्ञात, ज्ञानी। द्वित्विक व्यंजन। अगर एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल समान स्वर के व्यंजन से होता है तो उसे द्वित्विक व्यंजन कहा जाता है। जैसे कक, मम, लल, चच आदि। संयुक्ताक्षर। अगर एक बिना स्वर के व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर के व्यंजन से होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। उदाहरण: क्य, प्य, स्व आदि। उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। स्थान, वर्ण, नाम। कंठ: अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। कंठय: तालु, इ, ई, च, छ, ज, झ, अय्या, य। तालव्य। मूर्धा: रि, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, श। मूर्धन्य। दंत: त, थ, द, घ, न, ल, स। दंत्य। ओष्ठ: उ, ऊ, प, फ, ब, म। ओष्ठ्य। कंठ तालु, ए, ऐ। कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ, ओ, औ। कंठोष्ठ्य। दंतोष्ठ, व, फ। दंतोष्ठ्य। नासिक: अंगा, अय्या, अण, न, म। नासिक्य। हलंत चिन्ह। प्रत्येक व्यंजन के लिए निर्धारित लिपि चिन्ह में अ स्वर व्यंजन होता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इनमें से अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह है। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित होता है। जैसे क, क जमा अ। वर्ण, मात्रा। उदाहरण: व्यंजन के साथ मात्रा प्रयोग। आ की मात्रा। क जमा आ, का। ई की मात्रा। क जमा ई, की। ई की मात्रा। क जमा ई, की। उ की मात्रा। क जमा उ, कु। उ की मात्रा। क जमा उ की मात्रा। कु। री की मात्रा। क जमा री, क्री। ए की मात्रा। क जमा ए, के। ए की मात्रा। क जमा ए, कै। ओ की मात्रा। क जमा ओ, को। ओ की मात्रा। क जमा ओ, कौ। विशेष: आगत ध्वनि ओ यानी अर्धचंद्र। अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ओ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है। इसे शामिल करने पर स्वरों की संख्या 12 हो गई है। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉलेज, डॉल,
टॉफी आदि। र के साथ ऊ की मात्रा लगाकर रू बनता है। र के साथ ऊ की मात्रा लगाकर रू बनता है। अ स्वर का मात्रा चिन्ह नहीं होता। री को एक स्वर माना जाता है और इसे री की तरह उच्चारित किया जाता है। संस्कृत के शब्दों में यह प्रयुक्त होता है। व्यंजनों के साथ री की मात्रा पैर में लगाई जाती है, जैसे कृपा, वृषभ आदि। अगर व्यंजनों में पाई होती है तो र पैरों में लगाया जाता है, जैसे क्रम, व्रत आदि। अगर व्यंजन में पाई ना हो तो र इस प्रकार प्रयुक्त होता है, ट्रस्ट, ड्रम आदि। स्वर रहित र का प्रयोग इस प्रकार होता है, धर्म, दर्जा आदि। अनुस्वार, अनुस्वार नासिक वर्ण है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह यह है। इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे रंग, पंकज आदि। अनुनासिक, अनुनासिकता स्वर का गुण है। स्वरों का उच्चारण करते समय जब ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले तो अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह यह है। जिन वर्णों की मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के बाहर नहीं निकला होता है, वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चांद, गांव, पूंछ, कुआं आदि। जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर निकली हो तो वहां अनुनासिक को भी बिंदु से ही लिखा जाता है, जैसे कोंपल, चोंच, गोंद। अनुनासिक अपने आप में ध्वनि नहीं है, इसे केवल वर्णों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। पंचम वर्णों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ हमेशा अनुस्वार प्रयुक्त होगा, जैसे पंजा, हंस, कंघा आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का चिन्ह यह है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे प्रायः, संभवतः, प्रातः आदि। अयोगवाह, अंग और अह ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वर और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होती है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखना। अगर वर्ण विच्छेद का अच्छा ज्ञान हो तो अशुद्धियों से बच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उच्चारित करते हुए वर्ण की ध्वनि जहाँ सुनाई दे, विच्छेद करते हुए उसे वहीं लिखा जाए। स्वरों के नीचे हलंत नहीं आता, परंतु व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। उच्चारण, वर्ण विच्छेद, आहट, आ जमा ह जमा अ जमा ट जमा अ। स्वागत, स जमा व जमा आ जमा ग जमा अ जमा त जमा अ। परिश्रम, प जमा अ जमा र जमा ई जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। आश्चर्य, आ जमा श जमा च जमा अ जमा र जमा य जमा अ। असर, अ जमा स जमा अ जमा र जमा अ। दिन, द जमा ई जमा न जमा अ। वीर, व जमा ई जमा र जमा अ। चांद, च जमा आ जमा चंद्र बिंदु जमा द जमा अ। मच्छर, म जमा अ जमा च जमा छ जमा अ जमा र जमा अ। अन्न, अ जमा न जमा न जमा अ। अब आपने जाना, जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं।
स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जो बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लेते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 4 भेद माने गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वरों और व्यंजनों को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों में सही अथवा गलत का चिन्ह दिए गए कोष्ठक में लगाइए। सही विकल्प पर सही लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का उचित विकल्प चुनकर सही लगाइए। नीचे लिखे वर्णों में बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग लगाकर उन्हें शुद्ध कीजिए।